हेलो दोस्तों। दोस्तों, हम प्रश्नावली फर्स्ट रीडिंग करा रहे थे। इसमें हमने 8 क्वेश्चंस आप सभी को बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15। इसके बाद हमारा पहला चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगली क्लास जो होगी हमारी सेकंड चैप्टर दूसरे चैप्टर से शुरू होगी दोस्तों। इसको हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है दोस्तों, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, प्रश्नावली फर्स्ट ए में सेम ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों था, इसको हमने सॉल्व कराया था, लेकिन हम यहाँ फिर ये क्वेश्चन आया, हम सॉल्व करा दे रहे हैं। ये बोला गया है दोस्तों कि 65 और 117 का एचसीएफ ये है। तो वास्तव में 65 और 117 का एचसीएफ हम लोग निकाल लेते हैं दोस्तों। 65 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाले दोस्तों तो हमारे पास क्या होगा, 5 गुणे 13, 13 25 65। फिर हम 117 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकाले दोस्तों तो हमारे पास क्या होगा, देखिएगा दोस्तों, 3 गुणे 3, 3 तिक्का 9, और फिर दोस्तों 13 है ना दोस्तों। ये हमारे पास, हम एक बार निकाल के आप सभी को दोनों चेक करा दे रहे हैं। देखिएगा, अगर हम 65 का निकालते हैं दोस्तों तो 65 का क्या होगा, 5 तेरह 65, 13 एकम 13। फिर हम 117 का अगर निकालेंगे दोस्तों तो 117 का ये 3 से कटेगा, क्योंकि अंकों का योग 3 से कटता है। 7 1 8 1 9, 3 से कटता है दोस्तों। 3 त्रिक का 9 और 3 नवा 27। फिर दोस्तों 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 13 एकम 13। ये था दोस्तों हमारे पास 65 और 117 का दोस्तों वो अभाज्य गुणनखंड। हम इसका दोस्तों अब एचसीएफ निकालेंगे। तो अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में हमने क्या बताया कि एचसीएफ में हमें देखना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड और इसके अभाज्य गुणनखंड में कॉमन संख्या कौन सी है जो दोनों में मौजूद है। तो दोनों में 13 यहां पर है दोस्तों, 13 यहां पर है, 13 इसका एचसीएफ हो गया दोस्तों। अब यही 13, लेकिन प्रश्न में एचसीएफ दिया गया है 65 m माइनस 117, तो हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, 65 m माइनस 117 ये बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, 13 के। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 65 m बराबर, ये जब दोस्तों उधर जाएगा 13, 13 और प्लस 117, ये जुड़ के दोस्तों हो जाएगा 120 130। तो हमारे पास 65 m बराबर क्या आ गया दोस्तों, 65 m बराबर आ गया, यहां समझिएगा, 65 m बराबर आ गया 130। फिर यहां से जब हम m का मान निकालेंगे दोस्तों, 65 दुना 130, 65 दुना दोस्तों क्या हुआ, 65 दुना 130। तो इस हिसाब से हमारे पास m का मान दोस्तों क्या आ गया, m का मान हमारे पास 2 आ गया। ये था दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9। हमने क्या किया, प्रश्न में ये दिया हुआ था कि इसके एचसीएफ को इस रूप में लिखा व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात करो। तो हमने इसका रियल वास्तविक हमने इसका एचसीएफ निकाल लिया और इसके बराबर कर दिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया। इस आधार पर हमारे पास m का मान 2 आ गया दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बल्कि प्रश्नावली फर्स्ट ए में ये क्वेश्चंस हो चुके हैं दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों क्या बोला है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को, इसको हम दोस्तों हटा दे रहे हैं, जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। यहां पर ये देखिएगा दोस्तों, 70 और 125 को विभाजित करने पर, ये जो को शब्द आया है इस पर जरा गौर करिएगा, क्योंकि मासा का परिभाषा, महत्तम समाप्त वर्तक का परिभाषा और लघुत्तम समाप्त वर्त की परिभाषा में हमने आपको बताया था कि वह संख्या जो सभी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी जो दिए गए सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है दोस्तों, लघुत्तम समाप्त वर्त कहलाती है। फिर हमने बताया था मासा के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को विभाजित करती है दोस्तों। यहाँ पर को शब्द ये दिखाता है दोस्तों, और बड़ी से बड़ी ये दिखा रहा है
कि यहाँ पर हमें मासा निकालना है। फिर क्या बोला है इसमें कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष 5 और 8 प्राप्त हो। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, आप ये देखिएगा 70 में से क्रमशः बोला है 70 में से आप 5 माइनस करिए, हमारे पास आया दोस्तों 65। फिर आप 125 में से 8 माइनस करिए तो हमारे पास क्या है दोस्तों 117। अब 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लीजिए। 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे तो अभी हमने निकाला दोस्तों 65 और 117 का एचसीएफ, हमारे पास क्या आया था दोस्तों 13। 65 और 117 का एचसीएफ क्या आया 13 आया। तो यही दोस्तों 13 ही हमारा आंसर होगा, 13 ही हमारा इसका आंसर होगा। जब आप 70 को 13 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 65 शेष बचेगा। जब आप 125 को 13 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 8 शेषफल बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो 13 इसका आंसर हो गया। 11 नंबर पे आ जाइए। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a, प्रश्न में दोस्तों क्या बोला है, a बराबर दिया हुआ है, समझिएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और b बराबर दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब। हमें बताना है एचसीएफ ऑफ ए बी। देखिएगा दोस्तों हमने आपको विधिवत ये समझाया था। देखिए कैसे निकालेंगे। एचसीएफ में हमें सबसे पहले ये देखना है कि तो कौन सी ऐसी संख्या या कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो दोनों में मौजूद है। तो एक्स वाई इसमें है, एक्स वाई इसमें है। एक्स इसमें दोस्तों एक बार है, एक्स इसमें 3 बार है। हमें एचसीएफ निकालना है तो मिनिमम बार कितनी है, एक बार है, तो मिनिमम बार लिख लेंगे। फिर दोस्तों वाई इसमें 3 बार है, वाई इसमें 2 बार है। मिनिमम बार कितनी बार है, मिनिमम बार 2 बार है, तो वाई 2 बार लिख लेंगे दोस्तों। यही हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर दोस्तों। ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए दोस्तों। यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर और q बराबर ए क्यूब बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम निकालना है दोस्तों। उसको समझिएगा, सेम पैटर्न है जैसा अभी हमने एचसीएफ में कराया था और पहले हम आपको समझा चुके हैं। और q का मान हमारे पास उसको दिया हुआ है ए क्यूब बी। इसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम में देखिएगा दोस्तों ए यहाँ 3 बार है, ए यहाँ 1 बार, हमने कहा अधिकतम बार लेना है तो अधिकतम बार ले लिया। बी यहाँ 1 बार है, बी यहाँ 2 बार, अधिकतम बार लेना है दोस्तों, अधिकतम बार भी ले लिया। ए क्यूब बी स्क्वायर थर्ड ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा। तो 12 का थर्ड ऑप्शन दोस्तों होगा। तो ये था दोस्तों हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हमने कराए आपको, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। उसको यहां समझिएगा, एक शून्येतर परिमेय संख्या जैसे शून्य ना हो और कोई संख्या हो, जैसे मान लीजिए 2, तो 2 एक परिमेय संख्या है दोस्तों, 2 को 2/1, और एक अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों एक अपरिमेय संख्या हम √3 लेते हैं, तो इसका गुणनफल हमें क्या मिला दोस्तों 2√3। और 2√3 भी एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग सिद्ध करके आए हैं कि 2√3 भी एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों। क्या होती है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए दोस्तों। 14 में लिखा हुआ है कि 1 से 10 तक की संख्याओं जिसमें 1 और 10 दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या। दोस्तों यहां समझिएगा, यहां जो हमने विभाज्यता का नियम आपको कराया है, हमने अपनी क्लास में दोस्तों नंबर सिस्टम पढ़ाया था और नंबर सिस्टम में आप सभी को विभाज्यता का नियम कराया था। विभाज्यता के नियम से अगर यहां करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा दोस्तों। जैसे 1 से 10 तक 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों 1 से तो सभी संख्या विभाजित है। हमें दोस्तों इस क्वेश्चन में यही बताना है कि सभी से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से सभी से विभाजित होने वाला ऑप्शन कौन सा है। अगर अपनी भाषा में कहा जाए क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो देखिए 1 से तो सभी विभाजित होगा, 1 का कोई मैटर नहीं, 1 को हटा दीजिए। 2 से विभाज्यता के नियम हमने क्या बताया दोस्तों, यदि किसी संख्या के इकाई अंक सम है तो वह संख्या 2 से विभाजित है, तो 2 से भी सभी विभाजित है। ठीक है,
3 पर आ जाइए दोस्तों। यदि अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी दोस्तों। देखिएगा, यहाँ 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, ये 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है तो ये कट जाएगा दोस्तों। हमें सभी का देखना है, हमने 3 का देख लिया, कट गया। ये भी दोस्तों 3 से विभाजित नहीं, 100 3 से विभाजित नहीं, 5 4 9 3 से विभाजित है, 5 2 7 2 9 ये 3 से विभाजित है। हमारे पास 2 ऑप्शन बचा दोस्तों, 3 से हमने चेक कर लिया। 4 से विभाजिता का नियम हमने क्या बताया, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। देखिएगा दोस्तों, 0 4 अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, इसलिए 4 से विभाजित है। ये भी 4 पंचे 20 4 से विभाजित है। 5 से विभाजिता का नियम हमने क्या बताया था कि कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक 0 हो या 5 हो। तो देखिएगा, यहाँ पर इकाई अंक 0 है या 5 है, नहीं है ना, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अब हमारे पास दोस्तों कुछ चेक करने के लिए बचा ही नहीं, यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 5 से विभाजिता का नियम हमने देख लिया। अब ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, 7 से विभाजित होगी, 8 से भी होगी, 9 से भी होगी, 10 से भी होगी। आगे चेक करने की, टाइम बर्बाद करने की जरूरत आपको नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 14 था दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए दोस्तों। सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के HCF का अनुपात बताना है दोस्तों। देखिएगा, सबसे छोटी संयुक्त संख्या दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम में आपको कंपोजिट नंबर पढ़ाया था, हमने कंपोजिट नंबर आपको पढ़ाया था। कंपोजिट नंबर दोस्तों, अगर हम अब इसको कहें, जो प्रचलित नाम है इसका भाज्य संख्या। तो संयुक्त संख्या का मतलब है दोस्तों भाज्य संख्या। और सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होती है दोस्तों? सबसे छोटी संयुक्त संख्या 2 है। 2 है दोस्तों? नहीं नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 हो गई। और सबसे छोटी संयुक्त संख्या दोस्तों 4 है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है? 4 है। बोला है सबसे छोटी संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की HCF। तो इसका दोस्तों अगर हम HCF निकालें तो इसका HCF क्या आएगा? इसका HCF 2 आएगा। HCF का अनुपात उनके LCM से, अगर हम इसका LCM निकालें दोस्तों, ये इसका HCF हो गया। इसको दोस्तों और विधिवत कर दें, देखिएगा, समझिएगा। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संयुक्त संख्या है 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अब हम इसका जब HCF निकालेंगे दोस्तों, इसका जब हम HCF निकालेंगे तो HCF हमारे पास क्या आएगा? HCF आएगा 2। इसका हम जब LCM निकालेंगे दोस्तों तो LCM आएगा 4। बोला है इसके HCF का उनके LCM से अनुपात बताइए। HCF का LCM से अनुपात मतलब दोस्तों समझिएगा, हमें HCF अपान LCM बताना है। HCF कितना है दोस्तों? HCF है 2, LCM है 1, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या है दोस्तों? 1/2। तो इसका अनुपात क्या आ गया? 1:2। और ये कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। कि HCF का अनुपात उनके LCM से बताना था दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारे पास तो दोस्तों ये था हमारे पास चैप्टर 1 का अंतिम एक्सरसाइज, अंतिम अभ्यास। चैप्टर 1 का वास्तविक संख्याएं, जिसका अंतिम एक्सरसाइज दोस्तों ये चल रहा था और आज ये हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं चैप्टर फर्स्ट आपको विधिवत समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार आप सभी रिवाइज कर लीजिएगा। अब जो अगली क्लास हमारी आएगी, जो अगली वीडियो जो हमारी अपलोड की जाएगी दोस्तों, वो चैप्टर 2 जो कि शायद पॉलिनोमियल है दोस्तों, हमने अभी देखा नहीं है, एक पॉलिनोमियल होगा, बहुपद। तो बहुपद से दोस्तों हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे दोस्तों। दोस्तों जो हमारी पहली क्लास होगी, चैप्टर 2 की जो हमारी पहली क्लास होगी, वो एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कौन कौन सी संख्याओं से मिलकर बना होता है दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए और कमेंट करिए दोस्तों। धन्यवाद।